दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुरेंद्र नैन। आप सभी देख रहे हैं बिंदास हरियाणा, और बिंदास हरियाणा पर आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की सियासत की, हरियाणा के राजनीतिक पारे की, और विशेष तौर से आने वाले बड़ौदा के उपचुनाव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की। बड़ौदा जो कि सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है, उसके साथ साथ अगर लोकसभा की बात करें तो सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत ही ये बड़ौदा हल्का जो है यहाँ आता है। हम आपको मोटा मोटा जो इसका है विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे मेरे साथी अजय लोहान जी के साथ। मैं आपको बता दूं कि अजय जी, मोटा मोटा अगर हम इसकी बात करें तो अभी तक 1967 से लेके अब तक 13 चुनाव यहाँ पे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आज तक कोई भी महिला विधायक जो है नहीं बनी है। बिल्कुल, सभी दर्शकों को हम बता दें कि बड़ौदा हलके के इतिहास में एक बहुत बड़ा, इसे हम अपवाद भी कह सकते हैं कि एक तरफ जहां चाहे वो प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, और विशेष तौर से 33% महिलाओं के आरक्षण तो छोड़िए आप, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की जाती है, और यहाँ तक कि पंचायतों में 50% भागीदारी की बात की जाती है। लेकिन अगर बड़ौदा हलके की बात करें तो अभी तक विधानसभा के 13 चुनाव हो चुके हैं, और 13 में से एक बार भी किसी महिला को मौका नहीं मिला। बिल्कुल। हालांकि 1967 से लेके 2009 तक आपको बता दें, ये जो हल्का था बड़ौदा, ये आरक्षित सीट थी। 2009 के बाद इसको सामान्य के लिए खोल दिया गया है। तो जितने भी अभी तक चुनाव हुए, 13 चुनाव हुए, लोहान जी ने बिल्कुल ठीक बात की, कोई भी महिला यहाँ से चुनकर नहीं आई, यानी कि विधानसभा नहीं पहुंची। जितने भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं हम आपको एक एक करके उसको बताने की कोशिश करेंगे कि जितना भी इसका इतिहास रहा है। अगर हम बड़ौदा के पर्टिकुलर हल्के की अगर बात करें, जो उसका नामांकन की बात करें, तो बड़ौदा का जो इतिहास है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनका जो मौर्य वंशज था, यानी कि मोर, बड़ौदा मोर के नाम, बड़ौदा मोर के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। जी जी। तो वहीं अगर चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, अगर वहां पे भी हम खोले तो बड़ौदा मोर के नाम से बड़ौदा मोर लिखा आता है। जी बिल्कुल, बड़ौदा मोर लिखा आता है। हम एक एक करके आपको शुरुआती दौर से लेके कि आखिर पहला जो चुनाव हुआ था हम आपको बता दें, जैसे कि पंजाब से हरियाणा जब अलग हुआ था, यानी जब हरियाणा का गठन हुआ था, उसके साथ ही ये विधानसभा जो क्षेत्र है अपने अस्तित्व में आ गया था। यानी कि जब पहला यहाँ पे चुनाव हुआ था तो 1967 में लोहान जी यहाँ पे चुनाव हुआ था। यहाँ कांग्रेस के जो है कि उम्मीदवार जो थे विधायक बनकर, यानी कि चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, रामधारी, वो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जीते थे। हम आपको बता दें कि जैसा कि नैन साहब ने बताया कि रामधारी जी पहली बार इस हल्के से पहले विधायक बने थे, और वो भी कांग्रेस पार्टी से। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार, अब 13 चुनाव हुए हैं, 13 चुनाव में से 5 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं, और शुरुआत भी वहीं से हुई थी, और अभी तक की जो एंडिंग है वो भी कांग्रेस की। क्योंकि हम लास्ट की अगर 2019 के टर्म की बात, 2019 के चुनाव की बात, 3 टर्म थे, वहां से लगातार कांग्रेस के जो विधायक केसरी कृष्णा, जिनका सर्ववास हो चुका है कुछ समय पहले, और उनके सर्ववास के बाद ये जो है सीट जो खाली हो गई थी, इस पे बाई इलेक्शन होना है। 1967 के बाद अगर हम लोहान साहब 1968 की बात करें, यानी कि 1 साल बाद फिर जो मेन इलेक्शन जो हुए थे हरियाणा में, तो वहां पे श्यामचंद जो थे, यानी कि वीएचपी से विशाल हरियाणा पार्टी उस समय होती थी, तो श्यामचंद वहां चुन के विधानसभा पहुंचे थे। उनके साथ साथ अगर 1972 की बात करें, 1972 की बात करें, तो फिर दोबारा फिर कांग्रेस ने बाजी मारी और श्यामचंद जो थे वो एक बार फिर विधायक बने। जी, विधायक बने। उसी के बाद 1972 के बाद अगर हम बात करें 1977 की, 1977 में जेएन पार्टी से भल्लेराम जो है वो चुनकर विधानसभा पहुंचे थे बड़ौदा हल्के से, और बैक टू बैक फिर भल्लेराम जो है लोकदल में आ गए। लोकदल जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल से पहले लोकदल पार्टी थी ताऊ देवीलाल के टाइम में, तो 1982 में भल्लेराम फिर लोकदल से चुनकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद अगर हम बात करें 1987 की, 1987 में भी लोकदल का जो जलवा है वो बरकरार रहा, और कृपा राम जो है कि वहां से विधायक चुनकर फिर से लोकदल का, यानी कि उम्मीदवार विधायक चुनकर चंडीगढ़ यानी कि विधानसभा पहुंचे। इसीलिए लोकदल का गढ़ भी उसको लोकदल का गढ़ कहा जाता है। जैसे कि करीब करीब 6 से 7 जो उम्मीदवार थे, यानी कि लोकदल जो थी, यानी कि ताऊ देवीलाल की जितनी भी पार्टियां रही, क्योंकि उन्होंने कम से कम 8-9 पार्टियां बनाई, हालांकि एक पार्टी तो अभी पीछे कुछ समय पहले ही बनी है, जननायक जनता पार्टी। उससे पहले जितनी भी पार्टियां रही, यानी कि लोकदल की अगर हम बात करें, लोकदलीय की बात करें, तो करीब करीब 7 बार यहाँ से लोकदल के विधायक चुनकर जा चुके हैं। जब से हल्का आरक्षित से रिजर्व में ये कहें कि रिजर्व से जब से
जनरल में आया हुआ है, है। सामान्य हुआ है। तो जो 3 चुनाव हुए हैं, ये कहें कि 15 साल की बात, जो युवा बच्चे हैं, जब हमने भी देखा है चुनाव में जब जाते हैं, कोई इनेलो का अगर प्रतिनिधि या कोई इनेलो का नेता ये कहता है कि हमारा गढ़ रहा है, तो युवा बच्चों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है नहीं कि होती। आखिरकार वो ये सोचते हैं कि यहाँ तो कांग्रेस का जीत आ रहा है, तो कांग्रेस का इनका कैसे हो गया। जी जी बिल्कुल। 91 की बात करें, यानी कि 1991 की बात करें, तो जनता पार्टी से रमेश खटक चुनकर रमेश जो है खटक। वो गए थे, और 1996 में फिर वो फिर विधायक बने। अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 में भी इनेलो में वो शामिल हो गए थे। इंडियन नेशनल लोकदल से रमेश कुमार यानी कि रमेश खटक फिर चुनकर गए हैं। 2005 की बात करें, जब 2000 और 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल की अंतिम टाइम जो हरियाणा में सरकार रही, क्योंकि उसके बाद सत्ता में अभी तक नहीं आ पाया, लोगों ने मौका नहीं दिया है। 2005 में फिर रामफल कुमार जो है वो इनेलो से चुनकर विधानसभा पहुंचे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि लोहान साहब ने स्टार्टिंग दौरे में बताया, 2009, 2014 और 2019 की, जो कि अभी मैन इलेक्शन पीछे हुए थे। लगातार 3 बार से श्री कृष्ण हुड्डा, जो कि अपने जीवन में वो 6 बार कुल विधायक रहे। 3 बार जो किलोई हलका था वहां से वो कांग्रेस के विधायक रहे। उसके बाद वो किलोई, हालांकि मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण हुड्डा स्थानीय यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो किलोई हलके के आते थे, लेकिन फिर भी यहाँ से वो लगातार 3 बार जीते और लोगों ने उन पर विश्वास बनाया और 3 बार उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। उसके साथ साथ हम अगर बात करें कि मुख्य जो चुनाव की अगर हम बात करेंगे, अंतिम जो 3 चुनाव हुए हैं, यानी कि श्री कृष्ण हुड्डा जी के टाइम के बाद जो 3 चुनाव हुए हैं, या फिर ये कह लें कि जब से ये सीट आरक्षित से ओपन कर दी गई, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए खोल दी गई, तो वो जो 3 चुनाव हुए हैं उनको मोटा मोटा लोहान साहब हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को लेके कि वोट परसेंटेज कितना था। अगर हम 2009 के चुनाव की बात करें तो 56,225 वोट लेकर श्री कृष्ण हुड्डा पहली बार बड़ौदा से विधानसभा पहुंचे थे। यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ जब ये सीट पे पहला चुनाव हुआ 1967 में, तब भी कांग्रेस का उम्मीदवार विधानसभा पहुंचा था, और जब ये सीट ओपन कर दी गई उसके बाद भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार जो है जीत हासिल 56,225 यानी कि 59.37% वोट श्री कृष्ण हुड्डा जी को मिले थे। और अगर हम सेकंड रनर की बात करें, उनके बाद जो दूसरा कैंडिडेट था तो वो इनेलो से कैंडिडेट था, आपको ही पता है उनका, कपूर नरवाल, डॉक्टर कपूर नरवाल जो है, उन्होंने 30,882 वोट लिए थे। करीब उनका जो वोट परसेंटेज था वो 33% के आसपास। हाँ जी 32.61%। बिल्कुल आप करेक्ट है लोहान साहब, बिल्कुल यादाश्त आपकी। अगर हम तीसरे उसकी कैंडिडेट की बात करें जो तीसरे नंबर पर रहा, तो बीएसपी का उस टाइम जो कैंडिडेट था प्रनीत कुमार, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अंतिम अगर उस टाइम, अगर ये देखो, ये 2009 में बीजेपी की स्थिति को जानना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि आज तक कभी भी बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल नहीं की, कभी कमल नहीं खिला। जी 2009 में जब ये सीट ओपन हो गई थी तो मात्र 1180 वोट यानी कि 1.2.5 जो वोट है वो राजेश कुमार को बीजेपी की जो कैंडिडेट के रूप में मिले थे। अब हम आ जाते हैं 2014 के इलेक्शन पे। 2014 में भी श्री कृष्ण हुड्डा 50,530 के करीब वोट लेकर विधानसभा पहुंचे। दूसरी बार फिर उन्होंने जो है पहुंचने का काम किया। और उसके बाद जो लगातार कपूर नरवाल का और श्री कृष्ण हुड्डा का, यानी कि मुकाबला जो है, हाँ मुकाबला रहा है, टाइट मुकाबला रहा है। कपूर नरवाल ने उस समय 45,347 वोट यानी कि करीब 38% वोट जो है वहां लिए थे, और वो इनेलो के उम्मीदवार थे 2014 में। अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने 2014 में कहीं ना कहीं जो अपना वोट प्रतिशत है वो 1.25 से बढ़ाकर 7.22 करने का काम किया। बलजीत सिंह इस बार जो है बीजेपी के 2014 से कैंडिडेट थे यहाँ पे, जिन्होंने 8,698 वोट की। अगर हम बात करें 2019 बीएसपी का मैं आपको और बता दूं, क्योंकि बीएसपी का हमने ले रखा था। देवेंद्र सिंह जो है बीएसपी के, उन्होंने 2.7 यानी कि परसेंटेज वोट लिए। टोटल जो उनके वोट थे 3,255 वोट थे। अब जो आप बात करें 2019 की, पिछला जो रणभूमि में जो बहुत सारे यानी कि योद्धा उतरे थे, एक पहलवान को बीजेपी ने उतारा था। हम बात करें योगेश्वर की, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ौदा जो हल्का है वो पहलवानों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे हम कबड्डी की बात करें, कुश्ती की बात करें, किसी भी खेल की बात करें, ज्यादातर खिलाड़ी वहां से निकले हैं। और बड़ी बात हो भी क्यों ना, आखिर ग्रामीण इलाका है, खान पान सारा ग्रामीण है। तो 2019 में श्री कृष्ण हुड्डा यानी कि तीसरी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने 2019 में 42,566 वोट यानी कि 34.67% वोट जो है श्री कृष्ण हुड्डा ने
बड़ौदा हल्के से 2019 में ली थी। योगेश्वर दत्त यानी कि पहलवान की बात करें, पहलवान के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी पहली बाजी हो वो हारते हैं। अगर उनकी कुश्ती की बात करें तो पहली फाइट वो हमेशा हारे हैं, लेकिन योगेश्वर दत्त का ये भी कहना है कि दूसरी फाइट में वो हमेशा जीते हैं, और यही कारण है कि शायद बीजेपी एक बार फिर उनके ऊपर दाव खेल के आजमा सकती है, और दूसरी बार में उनका दावा है कि वो हर हाल में जीत हासिल करेंगे। हालांकि जीत किसकी होगी तो आने वाला समय बताएगा, और जीतेगा वही जिसके सबसे ज्यादा वोट आप जिन लोगों को देंगे। 37,726 वोट योगेश्वर दत्त ने हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं मुख्य यहाँ पे जिसका अहम भूमिका जो मानी जा रही है, क्योंकि ये पार्टी नई पार्टी बनी थी, नया गठन हुआ था। हम किसकी बात कर रहे हैं? जननायक जनता पार्टी की। जब तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं था। पहला चुनाव उन्होंने जींद बाई इलेक्शन लड़ा था, वहां पे उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत उनको काफी मिले थे। अच्छा, उसी को अपनी जीत देख रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला हैवी कैंडिडेट थे, हालांकि बिल्कुल राष्ट्रीय प्रवक्ता उतारे गए थे, होने के बाद भी हरा के दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय चौटाला बिल्कुल दूसरे नंबर पर रहे थे। जेजेपी का ये यानी कि मुख्य चुनाव में पहला चुनाव था, और जेजेपी तब तक तो साझेदारी में भी नहीं थी। बिल्कुल जेजेपी के जो भूपेंद्र मलिक थे, उन्होंने 32,480 वोट यानी कि अपने दम पे नई पार्टी बनने के बाद पहला ही जो उनका रिजल्ट था, पहला ही जो उनका नतीजा था बहुत शानदार था। 26.45 उनको वोट मिले थे भूपेंद्र मलिक को। पहला उनका चुनाव था, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखने वाली बात ये भी है लोहान साहब कि अभी जो है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में है, तो अगर हम इनके वोट प्रतिशत की बात करें, योगेश्वर दत्त ने यहाँ पे 37,726 वोट लिए थे। हम ये कह सकते हैं 31% और 26%। जी या सीधी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 57% बनते हैं, इनका बनता है, वोट शेयर इनका बनता है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से ये जीत इनकी देखी जा सकती है। हालांकि सिर्फ ये चर्चा का विषय है, कांग्रेस भी अपने आप को वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में देख पा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वहाँ पे लगातार, आपको ही पता है, चौधरी का नारा देते रहे, बिल्कुल लगातार हमारा कैंडिडेट जीता रहा। अगर हम इनेलो की बात करें, जो कि इससे पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, मुख्य विपक्षी दल के रूप में इनेलो पार्टी थी। कांग्रेस का रिजल्ट उस समय अच्छा नहीं था, बीजेपी की जो फर्स्ट टर्म थी उसमें इनेलो मुख्य विपक्षी दल था। तो उनके नेता की अगर बात करें अभय सिंह चौटाला की, जो उन्होंने साफ कहा है कि लोकदल का ये हमेशा गढ़ रहा है। 6 से 7 बार हमारा लोकदल से यहाँ पे जो चुना गया है, और लोग देवीलाल का गढ़ इसको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनेलो भी अपना जो है दबदबा इस सीट पर दिखाने का काम कर रही है कि हमारा जो है लोग अपना पुराना प्यार देंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं बीएसपी की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था 2019 में। मात्र 3,281 वोट मिले थे नरेश कुमार को। अगर हम बात करें इनेलो की, हम जिसकी मुख्य विपक्षी दल उस टाइम की बात कर रहे हैं, जोगेंद्र मलिक, जो कि 2019 में इनके कैंडिडेट थे, मात्र उनको 3145 वोट मिले थे, यानी कि 2.56% जो था उनका वोट शेयरिंग था। तो इस बार देखने की बात लोहान साहब ये होगी कि जो जननायक जनता पार्टी जो उभर कर आई थी, उन्होंने 2019 में 10 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। और हालांकि इसमें एक ये भी बात है, जो हम स्थानीय जब वहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट मांगे थे। लोगों ने जो उनको वोट दिया था, जो विश्वास दिया था, वो सरकार के खिलाफ जाके दिया था। लेकिन बाद में हालांकि वो उनकी सहमति बनकर उन्हें समर्थन दे दिया। तो लेकिन इस बार देखना होगा कि लोग कितना उनको मान सम्मान दे पाते हैं। एक बार फिर सभी दर्शकों को बता दें, अगर हम 2009 की बात करें और 2014 और 2019 की बात करें, तो मोटी बात अगर नैन साहब हम बात करें, तो कांग्रेस का जो 2009 का वोट प्रतिशत था वो था तकरीबन 60%। 59.37 है, करीब 60% वोट उनको पहले 2009 के चुनाव में मिले थे। और वहीं अगर 2014 की बात करें तो 2014 में उनको करीब 42%, 41.93% मिला। तो हम ये कह सकते हैं 42% उनको मिला। तो अगर हम 60 में से 42%, तकरीबन 18% वोट बैंक बहुत घटा। बहुत बड़ी बात है नैन साहब कि 2009 के चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करता है उसको करीब 60% वोट मिलते हैं, और वही उम्मीदवार जब 2014 के चुनाव में खड़ा होता है तो उसको
18% वोट कम मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है सिलसिला है ये लगातार जारी है। और अगर हम 2019 की बात करें, वही उसी मुद्दे पे आ रहे हैं साहब, और अगर 2019 की बात करें तो जो 2014 के अंदर आंकड़ा 42% के करीब था, वो आकर 35% रुक गया। तो आप देखिए कि कहां 2009 में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार 60% पे स्टैंड करता है, 2014 के अंदर 42% वोट हासिल करता है, और 2019 के अंदर 35% वोट हासिल करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं बीजेपी के कैंडिडेट ने वो वोट शेयरिंग जो है वहां पे घटा देने की कोशिश बिल्कुल की है, बिल्कुल अपना वोट ये कांग्रेस का ग्राफ है। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, क्योंकि 2009 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो उम्मीदवार था वो दूसरे नंबर पे रहा था, अगर वहीं उनकी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को करीब 33%, मतलब 5% उनको हासिल हुए थे। तो 32.16% उनको मिले थे। और वहीं 2014 की अगर हम बात करें तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा था 2014 के अंदर 37.63, ये कहें कि तकरीबन 38% वोट उनको मिले थे। अगर हम एवरेज की बात करें तो 6% वोट उनका बढ़ा था। ये हम इनेलो के कैंडिडेट ने 2009 के मुकाबले 2014 में ज्यादा वोट हासिल किए, 6% ज्यादा वोट हासिल किया। हालांकि वोट तो एक भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और वहीं अगर हम 2019 के अंदर इसी पार्टी की बात करें तो उनका वोट जो ग्राफ है वो सिर्फ 2.56, ये कहें कि करीब 3% वोट उनको हासिल, बीएसपी से भी नीचे चला गया। कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि जो पार्टी 2014 के अंदर अच्छा रिजल्ट देती है और साथ में 38% वोट हासिल करती है, वही पार्टी जब 2019 के अंदर आकर वो पार्टी तकरीबन 35% वोट कम लेती है। तो वास्तव में स्पष्ट भाषा में कहे कि 2009 और 2014 में जो पार्टी सेकंड नंबर पे थी, वही पार्टी 35% वोट नीचे खिसक जाती है। और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें, और तीसरे नंबर अगर हम बीजेपी की बात करें, 2009 के अंदर बीजेपी का वोट प्रतिशत केवल 1.25% था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 2009 के अंदर बड़ौदा विधानसभा से जो उम्मीदवार राजेश कुमार यहां से खड़ा हुआ था चुनाव में, उसको केवल 1180 वोट मिले थे। केवल 1.25% उसको वोट हासिल किए थे। लेकिन अगर 2014 की बात करें हम तो बीजेपी के देवेंद्र सिंह यहां से चुनाव मैदान में उतरे, माफ कीजिएगा बलजीत सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको 7.22% वोट मिले थे। तो हम कह सकते हैं कि करीब उनको 6% वोट का इजाफा हुआ था। और वहीं अगर 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर योगेश्वर दत्त, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, कुश्ती के क्षेत्र से, खेलों के क्षेत्र से, उनको राजनीति के रिंग में डीएसपी बन गए, उसके बाद रिजाइन देकर उनको राजनीति के मैदान में उतारा गया। हालांकि राजनीति के मैदान में वो पहली कुश्ती हार गए और उनको 30.73, ये कहें बीजेपी को पहली बार 31% वोट हासिल हुए थे। हालांकि जेजेपी भी कड़े मुकाबले में थी, लेकिन उसके बावजूद भी 31% के करीब वोट बीजेपी को मिलते। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो पार्टी 2009 के अंदर 1.25% वोट हासिल करती है और 2014 के अंदर वही पार्टी 7.22% वोट हासिल करती है, और 2019 के अंदर आते आते वही पार्टी 30.73 पर पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो काफी उल्टफेर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वहीं हम जेजेपी की बात करें तो 2019 का जो चुनाव था वो पहला चुनाव था, उनका बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन था और पहली बार में ही उन्होंने 26.45 नई पार्टी बनी थी, बिल्कुल 26.45% वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो ये मोटा मोटा हिसाब हमने आपको बताया है कि किस प्रकार बड़ौदा का राजनीतिक इतिहास रहा है। 13 जो चुनाव हुए, उन 13 विधानसभा चुनाव के अंदर किसको कितने प्रतिशत वोट हासिल किए। वहीं अगर नैन्सा हम 2009 के बात करें, क्योंकि अगर एक एक करके बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा।
अगर हम 2009 की हम बात करें तो 2009 में इस बड़ौदा विधानसभा चुनाव के अंदर 1,40,925 मतदाता थे जिन्होंने जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे उनको वोट दिया था। और अगर हम दूसरे नंबर पे 2014 की बात करें तो 2014 के अंदर वही आंकड़ा जो 1,40,925 था वो मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ के तकरीबन 23,000 वोट उसमें बढ़े थे। तो 2014 के अंदर जो बड़ौदा हल्के के अंदर मतदाता थे वो 1,63,033 मतदाता थे, जिनमें से जो पुरुष थे वो 91,357 और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 71,633 मतदाता थे। वहीं अब अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के अंदर टोटल जो मतदाता थे वो 1,77,994। कहीं ना कहीं 2014 इजाफा हुआ, लेकिन 2009 की अपेक्षा इतना इजाफा नहीं हुआ क्योंकि 2009 के अंदर हम बात करें तो 23,000 वोटों का इजाफा हुआ था, लेकिन 2019 की अगर हम बात करें सीट ओपन भी होगी। जी बिल्कुल ओपन भी होगी। तो 2019 के अंदर तकरीबन अब 20 के अंदर भी लगभग ऐसा ही आंकड़ा रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हल्का फुल्का इजाफा हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2019 के अंदर 1,77,994 टोटल मतदाता थे, वहीं उनमें से पुरुष 98,580 और अगर हम फीमेल मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं की बात करें तो 79,414 मतदाता, ये कहें कि 79,414 यहाँ पर मतदाता है। वहीं अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ पर थर्ड जेंडर भी जीरो रहा, जिस प्रकार से कोई वोट नहीं था उनका। और अगर हम सर्विस वोटर की बात करें तो 1836 जो है वो सर्विस वोटर थे। तो मोटे मोटे शब्दों में नैन साहब हम ये कह सकते हैं कि 1967 से 2019 तक के जो चुनाव रहे हैं वो हर बार उनका रूप और स्वरूप बदलता रहा, हर बार नया स्वरूप बदलता रहा। अंतिम बार जो इस सीट पर मतदान हुआ था तो 21 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जिसका 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया और कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे तीसरी बार, और उनके स्वर्गवास के बाद आपको हम बता दें ये सीट खाली हो चुकी है, जिसका अभी बाई इलेक्शन होना है। चुनाव आयोग से उम्मीद है कि शायद जल्दी ही उनका अनाउंस की जा सकती है। हालांकि अभी जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने अपना अपना दौरा वहां पे शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और लोगों का जो मन है लुभाने के लिए उन्होंने अपने अपने जितने भी नेता हैं वो वहां पे सीट पे जा रहे हैं और लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बार लोग भी बड़े समझदार हो चुके हैं, कोई अपना लोकदली का नाम लेता है। एक बार फिर नैन साहब सभी दर्शकों को बता दें कि 13 बार अभी तक इस विधानसभा चुनाव सीट पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से 5 बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीत हासिल कर पाया है। वहीं अगर हम इनेलो की बात करें तो इनेलो का करीब 7 बार लोकदली जिसको बिल्कुल माफ कीजिएगा, इनेलो ठीक नहीं है, लोकदली जो उम्मीदवार है या उनका जो समर्थित जो उम्मीदवार है 7 बार उन्होंने जीत हासिल की है। और अगर हम महिला उम्मीदवार की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है बिंदास हरियाणा पर हम सबसे पहले आपको, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो वेब पोर्टल है या टीवी चैनल है वो सर्वे दिखाते हैं, लेकिन ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि 13 चुनाव के दौरान एक भी महिला यहाँ से जीतकर विधानसभा नहीं पहुंची। जी, तो ये था आज का बड़ौदा हल्के का जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास, जिसमें अजय लोहान जी ने और मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताया। फिर कभी हम चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ौदा उपचुनाव के दौरान अब चर्चा हर रोज जारी रहेगी। और हम ये भी बता दें कि हर रोज हम आपको कोशिश करेंगे 2 या 3 गांव के इतिहास बताने की, आखिरकार उन 3 गांव में किस पार्टी का कैसा दबदबा रहा है पुराने समय में और आने वाले समय में इन गाँव के क्या समीकरण रहे हैं। तो ये सब जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे और बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हमेशा अपडेट रखने की हम कोशिश करेंगे। जी जी जी, आप लोगों के लगातार हमारे पास फ़ोन आते हैं, आप लोग हमारा इतना मान सम्मान बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारा हौसला इसी प्रकार लगातार बढ़ाते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको यहाँ की जितनी भी ताज़ा अपडेट है बिंदास हरियाणा के माध्यम से आपको एक क्लिक में अपने फ़ोन पर मिल जाए। और इससे भी एक कदम आगे, अगर हमारे लिए कोई सुझाव है किसी प्रकार का, वो भी आप हमें ज़रूर दें, ताकि हम उस कार्यक्रम
के अंदर या कोई भी कार्यक्रम हम दिखाते हैं उस कार्यक्रम के अंदर आपके सुझावों को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का विषय के बारे में हम आपसे चर्चा कर ली है। फिलहाल मुझे और अजय लोहान जी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिंदास हरियाणा। नमस्कार।